हेलो एवरीवन, 7th चैप्टर का अभी तक का जो हम है 2 वीडियो लेक्चर प्रिपेयर कर चुके हैं। होपफुली आपने देख भी लिया होगा और अपने नोट्स भी बना लिए होंगे। स्पेशली जो सेकंड वीडियो लेक्चर था वो बुक से काफ़ी डिफरेंट है। बहुत सारी बुक्स हैं, नई चीज़ें उसमें मैंने ऐड करके दी हैं, तो आपको उसके लिए अपना पर्सनल नोट्स बनाने होंगे। होपफुली आप बना भी चुके होंगे। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि आपका असाइनमेंट जो है इसमें से देने के पूरे चांसेस हैं, तो इसीलिए आप इसको चैप्टर को बहुत अच्छे से करें। अब आते हैं हम अपने वीडियो लेक्चर थर्ड में, जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम। तो भारतीय दलीय व्यवस्था का स्वरूप और विशेषताएं कैसी हैं, आज इसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली अगर विशेषताओं की मैं बात करूं, भारतीय राजनीतिक दलों की स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था का अभाव है। अब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, यानी कि राजनीतिक दलों से संबंध कोई अनुच्छेद भारतीय संविधान में नहीं दिया गया है। जैसे कि हम बात करें राष्ट्रपति की, हमारी संसदीय व्यवस्था की, हमारे राज्य विधानसभाओं की, हमारी जुडिशरी की, हर एक के बारे में अलग से भारतीय संविधान में बहुत अच्छे से कार्य प्रणाली, उनके चुनाव, उनकी योग्यताएं, उनको पदों से हटाना, ये सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन की गई हैं। लेकिन राजनीतिक दलों की अगर बात करें तो राजनीतिक दलों की भारतीय संविधान इन पर राजनीतिक दलों पर मौन रहता है। किस प्रकार की कार्य प्रणाली होनी चाहिए, लोकतंत्र में कैसे राजनीतिक दल होना चाहिए, इसके बारे में कहीं कुछ भी स्पष्ट तौर पर नहीं कहा गया है। हालांकि अगर इनडायरेक्टली देखें और स्पष्ट तौर पर कई जगह जिक्र जरूर होता है, जैसे कि भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार दिया गया है, अनुच्छेद 19(3) का, जिसमें ये बताया गया है कि नागरिकों को कहीं भी समुदाय या संघ बनाने का पूरा अधिकार है, स्वतंत्रता है। तो ये जो समुदाय और संघ है, यहाँ किसी दल से भी ले सकते हैं कि कोई व्यक्ति कोई भी दल बना सकता है। तो इसको इनडायरेक्टली देखा जाता है कि चलो यहाँ पर भारतीय संविधान कुछ इनडायरेक्ट होकर बोल रहे हैं। इसके अलावा संविधान का भाग जो 15 है, उसमें एक निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव आयोग बनाने की बात की गई है, जो चैप्टर 5 में आप पढ़ भी चुके हैं। तो ऐसे में वहाँ पर थोड़ा बहुत राजनीतिक दलों के बारे में आ जाता है कि राजनीतिक दलों को मान्यता देने का काम चुनाव आयोग करता है। तो इस तरह की जो बातें हैं वहाँ पर इनडायरेक्टली देखने को मिलती हैं भारतीय चुनाव आयोग के माध्यम से राजनीतिक दलों के बारे में भारतीय संविधान में। इसके अलावा एक 62वां संविधान संशोधन होता है, जिसमें दल बदल के संवैधानिक स्वरूप को डिस्कस किया गया है कि किन्हीं दल बदल के तहत राजनीतिक पार्टियों को बेदखल किया जाता है, उम्मीदवारों को बेदखल किया जा सकता है, या फिर चुने हुए उम्मीदवारों को बेदखल किया जा सकता है। तो उस 10वीं अनुसूची में जो है भारतीय संविधान की 52वें संविधान संशोधन के अंतर्गत ये जोड़ी गई थी। तो ये भी एक स्पष्ट तौर पे राजनीतिक दलों का, स्पष्ट तो नहीं कहेंगे, इनडायरेक्टली बताता है। तो ये भारतीय संविधान की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है कि भारतीय संविधान में कहीं भी ये व्यवस्था नहीं की गई है कि राजनीतिक दलों के बारे में खुलकर बात की जाए, उनके लक्षणों, स्वरूप और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस किया जाए। बट हाँ, इनडायरेक्टली मौलिक अधिकारों के भाग 3 में चुनाव आयोग 324, इसके अलावा 52वां संविधान संशोधन, इनमें जरूर डिस्कशन मिलता है। फिर अगर बात करें बहुदलीय प्रणाली की, सेकंड पॉइंट कि जैसे कि चीन है, चीन में एक दलीय प्रणाली है, रशिया में एक दलीय प्रणाली है, अमेरिका और इंग्लैंड की बात करें तो वहाँ पर द्विदलीय प्रणाली है, यानी कि 2 ही दल हैं। हमारे यहाँ स्विट्ज़रलैंड की तरह बहुदलीय प्रणाली है, यानी कि भारतीय लोकतंत्र में बहुत सारे दल है। ऐसा क्यों है? क्योंकि भारत में बहुत सारे भाषी, जाति, धर्मों, संस्कृतियों के लोग रहते, तो भारत एक बहुल सांस्कृतिक देश है। इस वजह से यहाँ पर विभिन्न जाति, धर्म, भाषा के आधार पर, संस्कृति के आधार पर विभिन्न दल भी बन गए हैं। विभिन्न वर्ग अपनी विशिष्टता, मौलिकता कायम रखने के लिए कई तरह के राजनीतिक दलों को संगठित कर लेते हैं। परिणाम स्वरूप देश में अनेक हितों के प्रतिनिधित्व का दावा करने वाले बहुत सारे राजनीतिक दलों का जो है जन्म हो जाता है। अगर अप्रैल 2017 की बात करें, 17वीं लोकसभा चुनाव के समय चुनाव आयोग के पास ये आंकड़ा था कि 2293 राजनीतिक दल रजिस्टर्ड हुए हैं। 464 राजनीतिक दलों ने चुनाव में भाग लिया, 419 राजनीतिक दल जो है गैर मान्यता प्राप्त हैं। तो इससे दिखाई देता है कि भारत में दलीय व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि यहाँ पर बहुदलीय प्रणाली है, मल्टी पार्टी सिस्टम है, बहुत सारे दल देखने को मिलते हैं। चीन और रशिया की तरह एक दल या इंग्लैंड, अमेरिका की तरह 2 दलों वाली प्रणाली भारत में नहीं है। तो ये एक दूसरी विशेषता है। अगर तीसरी विशेषता की हम बात करें तो भारतीय राजनीतिक दलों का शासन के संबंध में स्वरूप जो है निरंतर बदलता रहता है। कॉन्स्टेंटली चेंजिंग नेचर है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का।
अगर पहले आम चुनाव की बात करें हम 1952 की अगर हम बात करें तो भारतीय दलीय व्यवस्था का स्वरूप क्या दिखता है, ये उभर कर सामने आता है, ये लक्षण उभर कर सामने आता है कि उस समय भारत में एक दल की प्रधानता थी, यानी कि सिर्फ कांग्रेस दल था और बाकी छोटे मोटे दल थे। हालांकि बहुदलीय प्रणाली हमारी शुरुआत से ही है, लेकिन बाकी जो दल थे वो बहुत छोटे थे, नाम मात्र के थे, लेकिन कांग्रेस की प्रधानता थी और ये प्रधानता लगभग 80-90 के दशक तक बनकर रही। 1977 में जाकर जो है कांग्रेस का जो एक दलीय स्वरूप है वो टूटा, वहाँ पर किसी और पार्टी की केंद्र में और पार्टी सत्ता में आई। उसके बाद फिर लेकिन 3 वर्ष के बाद फिर से कांग्रेस की का वर्चस्व देखा गया। 1996 तक ये चीज़ें देखी गई। फिर जो है बीजेपी गवर्नमेंट आती है, लेकिन फिर से ये जो बीजेपी गवर्नमेंट आती है उसके बाद फिर कांग्रेस आती है, ये सारे जो है गठबंधन की सरकारें बनकर आते हैं। कांग्रेस जो है यूपीए के अंडर, बीजेपी एनडीए के अंडर जो है गठबंधन बनाकर चुनाव में खड़ी हो रही है और पूर्ण बहुमत ना होते हुए भी वो जीत कर अपना जो है मिलकर जो है शासन चलाने की गठबंधन के माध्यम से कोशिशें करती है। तो ये एक और स्वरूप देखने को मिलता है कि गठबंधन की सरकारों का दौर चल पड़ता है 1998 के बाद। लेकिन फिर से आप देखेंगे कि 2014 में नरेंद्र मोदी को इतना संपूर्ण बहुमत मिलता है। गठबंधन की सरकार तो हालांकि फिर भी है, लेकिन इतनी मेजॉरिटी होने के बाद बीजेपी अपने दम पर सरकार बना सकती है। तो ये एक और स्वरूप देखने को मिलता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि निरंतरता बदलाव आता रहा है। 2019 के 17वें लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो इन चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को लगभग 303 लोकसभा सीटों पर जो है जीत हासिल हुई, जो 3 दशकों के पश्चात किसी दल को स्पष्ट बहुमत मिलना और इतनी बड़ी जो है सीट्स मिलना, इतनी सारी सीट्स मिलना, ये पहली बार देखा गया। तो इस तरह 16वें लोकसभा चुनाव के जो रिजल्ट थे उनके बाद एक बार फिर से दिखाई देता है कि बहुदलीय प्रणाली में एक दल की प्रमुखता स्थापित हुई है। इस तरह कहा जा सकता है कि समय के साथ साथ भारतीय दलीय प्रणाली का स्वरूप जो है निरंतर बदलता रहता है। अब अगर हम चौथे देखिए इसमें, हाँ मैंने बताया कभी एक दल की प्रधानता होती है, कभी गठबंधन की सरकारें बनती है। त्रिशंकु संसद भी कुछ इसी प्रकार का एक स्वरूप है जिसमें कुछ पार्टीज मिलकर आपस में जो है सरकार का निर्माण करती हैं, लेकिन वो जैसे शंकु एक जगह टिक नहीं सकता, उसकी शेप इस तरह से होती है कि वो ढीलता डुलता रहता है। तो इस तरह की सरकारें बनना, त्रिशंकु यानी कि बहुत सारी जिसमें शंकाएं होती हैं किसी भी समय गिर जाने की। कोई भी एक दल अगर अपना जो है सीट्स अपना जो है नेतृत्व वापस ले लेता है तो डगमगा जाएगा, 2 पाँव पे खड़ा नहीं हो पाएगा। त्रिशंकु को 3 पाँव तो चाहिए ही, तो वो खड़ा नहीं हो पाएगा तो सरकार गिर जाएगी। इस तरह की स्थिति को त्रिशंकु संसद कहा जाता है। फिर अगर चौथे पॉइंट की बात करते हो, प्रभावशाली विरोधी दल का अंत देखने को मिला है। आपको प्रभावशाली विरोधी दल कौन सा होता है, विरोधी दल का नेता कौन सा होता है, ये पहले भी डिस्कस किया गया है, लेकिन दोबारा से बता देती हूँ कि संसद की कुल सीट का 10% यानी लोकसभा की सीट का 10% जो पार्टी ले जाती है वो ही विरोधी दल का नेता बन सकती है। तो ये स्थिति देखने की अगर बात करें 2014 में 16वीं लोकसभा के चुनाव के पश्चात इस स्थिति में बहुत अधिक परिवर्तन आया है। पहले विरोधी दल के नेता चुने जाते थे, इतनी सीट्स तो मिल ही जाती थी, लेकिन 2014 के 16वें लोकसभा इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर किसी भी अन्य दल को अधिक सफलता नहीं मिली। यहाँ तक कि किसी भी अन्य राजनीतिक दल को सदन में 10% स्थान प्राप्त न होने के कारण विरोधी दल के नेता के रूप में लीडर ऑफ अपोजिशन मान्यता प्राप्त ही नहीं हो सकी। इसी तरह 17वीं लोकसभा चुनाव के दूसरे स्थान पर ही कांग्रेस पार्टी को लगभग 44 स्थान ही प्राप्त हुए, जबकि लोकसभा में विरोधी दल का नेता को सरकारी मान्यता देने के लिए कम से कम 55 सीटें मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये भी एक चीज़ देखी गई है कि विरोधी दल जो है उसका प्रभाव निरंतर जो है कम होता देखा गया है भारतीय राजनीतिक प्रणाली में। अब आते हैं 5वें पॉइंट पे, स्वतंत्र सदस्य, इन्हें निर्दलीय उम्मीदवार भी कहते हैं। तो ये स्वतंत्र सदस्यों वाली जो परंपरा है ये भारतीय राजनीतिक दलों की, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण कड़ी या विशेषता कही जा सकती है। भारत में अनेक दलों के होते हुए भी संसद तथा राज्य विधानसभाओं में निर्दलियों की संख्या बहुत पाई जाती है। अगर 1952 के आम चुनाव की बात करें तो 20% से भी अधिक मतदाताओं ने स्वतंत्र सदस्यों को वोट डाले थे। इस चुनाव में 42 लोकसभा में और विधानसभा में 414 निर्दलीय सीटें प्राप्त कर चुके थे। हालांकि निर्दलीय उम्मीदवारों की संख्या प्रत्येक चुनाव में बढ़ती जा रही है, परंतु निर्दलीय उम्मीदवारों को अधिक सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है,
क्योंकि 16वें लोकसभा चुनाव 2014 के परिणामों को देखें तो लोकसभा में केवल 3 निर्दलीय प्रत्याशी ही चुनकर गए थे। इस तरह हम देखते हैं कि चाहे विजयी अनुपात प्रथम आम चुनाव से 16वीं लोकसभा चुनाव तक बहुत गिर गया है, लेकिन फिर भी निर्दलीय प्रत्याशियों की इतनी बड़ी संख्या को देखते हुए, उन इतने सारे मतों को मिलते हुए देखते हुए ये एक चिंता का विषय बन गया है, क्योंकि बहुत सारे वोट ये बांट रहे हैं। अतः लोकतंत्र की सफलता के लिए बहुत ज़रूरी है कि निर्दलीय उम्मीदवारों को कोई विशेष सफलता नहीं मिलनी चाहिए, ताकि ऐसे जो प्रत्याशी हैं वो स्वयं ही चुनाव लड़ने के लिए हतोत्साहित हो जाए, उन्हें कोई उत्साहिता मिले ही ना। फिर जनता के साथ संपर्क लगातार कम होता जा रहा है चुने हुए उम्मीदवारों का, लेस कॉन्टैक्ट विद द मासेस। भारतीय दलीय प्रणाली का एक दूसरा महत्वपूर्ण लक्षण ये भी है, या यूँ कह लें कि दोष है, कि ये जो दल हैं जनता के साथ हमेशा संपर्क बनाकर नहीं रखते हैं। भारत में कई दल तो चुनाव के समय ही सक्रिय होते हैं और चुनाव की समाप्ति के साथ ही खत्म भी हो जाते हैं। जो दल स्थायी हैं वे भी चुनाव के समय ही अपने दल को संगठित करते हैं और जनता के साथ संपर्क बनाने का प्रयत्न करते हैं। यहाँ तक कि राष्ट्रीय दल भी चुनाव के पश्चात जनता से संपर्क बनाना अपनी मानहानि समझते हैं। जब चुनाव समीप होते हैं तो सभी राजनीतिक दल जनता के साथ संपर्क बनाए रखने के महत्व पर जोर देते हैं, परंतु जैसे ही चुनाव समाप्त हो जाते हैं वे इस महत्व को भी भूल जाते हैं। यानी कि इतने अवसरवादी और इतने अपने आप में सत्ता के नशे में चूर रहते हैं कि जिन लोगों ने उनको चुनकर भेजा है उन्हें उनसे मिलने का वो समय ही नहीं निकाल पाते हैं। 7वां इम्पोर्टेंट पॉइंट है अवसरवाद की प्रवृत्ति, ट्रेंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़म। भारतीय राजनीति में राजनीतिक दलों के बीच एक और महत्वपूर्ण विशेषता देखी गई है कि अवसरवादिता सदा से ही विद्यमान रही है। अवसर मिलते ही इस पार्टी से उस पार्टी में चले जाना, अवसर मिलते ही जो है बहुमत किसी और को दे देना, अवसर मिलते ही मंत्री पद मिलते ही दूसरी पार्टी से चुनकर किसी भी पार्टी से चुनकर आए, अगर मंत्री पद मिल गया, अगर लालच मिल गया तो कहीं और चले जाएंगे। तो ये जो उग्र रूप है ये लगातार बढ़ता जा रहा है। भारतीय राजनीतिक दल सत्ता प्राप्ति या सत्ता पक्ष का लाभ उठाने के दृष्टिकोण से हमेशा ही अवसरवादी दिखाई देते हैं। 8वां महत्वपूर्ण पॉइंट है राजनीतिक दलों का बहुत ही ढीला ढाला संगठन है, बहुत ही लूज ऑर्गेनाइजेशन बनते जा रहे हैं राजनीतिक दल, क्योंकि उनमें कोई वैचारिक जो है एकता नहीं देखी जाती है। बहुत सारे सदस्य हैं अलग अलग विचारधारा को फॉलो कर रहे हैं, अनुशासनहीनता है अपने आप सदस्यों में जो है कि अपने विचारधारा को फॉलो करने की बजाय अपने ही स्वार्थों पर चलते हैं, तो अनुशासनहीनता भी देखने को मिलती है। जो ज़्यादातर नेता जो हैं दल के नेता वो स्वार्थों की पूर्ति के लिए कई बार दल के अनुशासन की परवाह भी नहीं करते। यदि किसी सदस्य को चुनाव का टिकट नहीं मिलता तो वो सदस्य जो तुरंत त्यागपत्र दे देगा या दल की उम्मीदवारी छोड़ देगा और या तो निर्दलीय चुनाव में खड़ा हो जाएगा या किसी दूसरी दल की सदस्यता लेकर खड़ा हो जाएगा। कई बार तो ये सदस्य अपना अलग दल भी बना लेते हैं, ये हमने देखा भी है, बहुत सारे एग्जाम्पल भी हैं इसके। इसके अलावा ये बात और भी अधिक बुरी है कि जो ये ऐसे उम्मीदवार हैं, ऐसे सदस्य हैं, चुनाव जीतने के बाद उसी दल में लिया जाता है जिससे उनको निकाल दिया गया था। मतलब ये भी एक विडंबना है कि एक बार तो वो पार्टी निकाल देती है, लेकिन जैसे ही दिखता है कि यार ये तो जीत कर भी आ गए तो उसको फिर से खुशामद करके ले लेती है अपनी पार्टी में। तो एक तरह से नैतिकता का पतन होते हुए हम देख रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में सदस्यों से अनुशासन तो भूल ही जाओ, संगठन भी बहुत ही ढीला ढाला होता है। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई किसी विचारधारा को मान रहा है, तो बहुत अधिक जो है एक अनुशासन नहीं देखा जाता। 9वां पॉइंट है राजनीतिक दलों के पंजीकरण की अनिवार्यता। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जितने भी अगर राजनीतिक दल होंगे उन्हें अपना रजिस्ट्रेशन चुनाव आयोग के पास करवाना अनिवार्य होगा। इस उद्देश्य के लिए की पूर्ति के लिए पुराने राजनीतिक दलों के लिए 60 दिनों के अंदर तथा नए जो अस्तित्व में आए, जिनका नया जन्म हुआ है, उन राजनीतिक दलों के लिए 30 दिन के अंदर मान्यता प्राप्त करने के लिए चुनाव आयोग को एक लिखित प्रार्थना पत्र देना जरूरी होगा। एक बार फिर से मैं ये बात रिपीट कर रही हूँ, एमसीक्यू के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो राजनीतिक दल हैं उनको 60 दिन के अंदर, जो पुराने राजनीतिक दल है और जो नए राजनीतिक दल हैं उनको 30 दिन के अंदर जो है चुनाव आयोग के पास एक लेटर लिख के जल्द से जल्द जो है मान्यता ले लेनी होगी। पंजीकरण कराते समय राजनीतिक दलों को भारत के संविधान और उसकी जो प्रस्तावना है, प्रेम्बल है, उसमें दिए गए पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र, समाजवाद
के प्रति निष्ठा रखना, ये सब इन घोषणाओं की जो ये है शपथ लेनी पड़ती है। उन्हें राष्ट्र की एकता, अखंडता, प्रभुसत्ता, इन सबको बनाए रखने की शपथ लेनी होती है। 16वीं लोकसभा चुनाव की बात करें 2014 की, तो उस समय चुनाव आयोग के पास 1687 राजनीतिक दलों का रजिस्ट्रेशन हुआ था, जो अपने आप में एक महत्वपूर्ण आंकड़ा है। फिर 10वां पॉइंट है सांप्रदायिक दलों का अस्तित्व। संप्रदाय तो आप समझते ही होंगे, जो धर्म होते हैं जैसे मुस्लिम, हिंदू, धर्म के आधार पर यानी संप्रदाय के आधार पर अगर बन जाते हैं दल, तो वो भी एक प्रवृत्ति भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था में देखी जाती है कि जो कि सांप्रदायिकता की शिकार है। स्वतंत्रता से पहले मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा 2 सांप्रदायिक दल थे, मैं आपको करवा चुकी हूँ ये। जो मुस्लिम लीग के कारण ही भारत का आप देख सकते हैं कि एक विभाजन हो गया भारत का। आज भी अगर देखें तो पंजाब में शिरोमणि अकाली दल है जो सिखों का खुद को नेतृत्व करता बताते हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना है जो मराठों का नेतृत्व करता बताते हैं। इसी तरह से मुस्लिम लीग, डीएमके है, द्रविड़ मुन्नेर कड़गम, ये सब धर्म आधारित दल दिखाई देते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाता है, लेकिन सभी दल अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए जो संप्रदाय है या जिसे धर्म भी कह देते हैं उसका लाभ उठाने के हमेशा जो है तैयार खड़े रहते हैं। इससे भारत की एकता और अखंडता को बहुत बड़ा धक्का पहुंच सकता है। तो ये प्रवृत्ति एक तरह से दोष कही जा सकती है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में। 11वां पॉइंट है गुटबंदी, आपस में गुट बना लेना। ये एक महत्वपूर्ण विशेषता है भारतीय राजनीतिक दलों की। प्रत्येक राज्य में कांग्रेस या फिर बीजेपी के अंदर 2 गुट पाए जाते हैं, एक सत्तारूढ़ गुट और मतलब कभी भी आप देखना प्रत्येक स्थिति में एक सत्तारूढ़ गुट होता है जो कि सत्ता जिसके हाथ में कंट्रोल है दल को चलाने का, और उसी के अंदर एक होता है विक्षुब्ध गुट, डिसिडेंट्स, यानी कि जो कि किसी ना किसी बात से परेशान है सत्तारूढ़ दल की और अपना विरोध समय समय पर जताता रहता है ना। यानी कि पार्टी के अंदर ही 2 गुट बन गए, एक सत्तारूढ़ और एक विक्षुब्ध। सत्ता हथियाने के लिए नेताओं में परस्पर बहुत होड़ लगी रहती है। गुटबंदी अत्यधिक जोरों पर इस फिर काम करती है, खासतौर पे इलेक्शंस के दौरान। आंतरिक गुटबंदी के कारण कांग्रेस एक समय में विभाजित हुई, कांग्रेस आई और कांग्रेस ओ बन गई 1969 में। इसी तरह से बीजेपी भी अलग हो गई थी जनता पार्टी से 1980 में। इसी तरह से साम्यवादी दल 1964 में सीपीआई सीपीएम 2 दलों में विभाजित हो गया था। कहीं ना कहीं विभाजन का कारण यही था कि 2 अलग विचारधाराएं पनपने लगी थी उस दल में। भारत के सभी दलों में गुटबंदी की प्रवृत्ति देखी जाती है। चुनाव के समय खासतौर पर सरकार के गठन के समय ये जो प्रवृत्तियाँ बहुत उभर कर सामने आती हैं। 2014 की बात करूं तो हरियाणा में कांग्रेस के एक बड़े ही दिग्गज नेता है वीरेंद्र सिंह, राव इंद्रजीत सिंह। इन्होंने कांग्रेस को इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल हो गए। कहीं ना कहीं गुटबंदी का ही परिणाम दिखाई देता है। इसी प्रकार गुटबंदी कांग्रेस एवं भाजपा नेतृत्व वाली राज्य सरकारों में भी देखने को मिलती है। ये सारी व्यवस्थाएं भारतीय लोकतंत्र को खतरा है, ये एक बात कन्फर्म है। इसीलिए भारतीय राजनीति व्यवस्था में हम देखते हैं कि अस्थिरता भी देखने को मिलती है। ये जो दल बदल वाला पॉइंट है, इस पर तो देखो मैं 6वां पूरा चैप्टर ही करवा चुकी हूँ। दल बदल किसे कहते हैं, इसको रोकने के लिए 52वां और 51वां संविधान संशोधन हुए थे। वो क्या होता है, दल बदल के कारण क्या है, दल बदल के परिणाम क्या है, इससे रिलेटेड मैं 3 वीडियोज़ ऑलरेडी बना चुकी हूँ। आप दल बदल वाले चैप्टर से देख सकते हैं, तो इस पॉइंट को मैं दोबारा डिस्कस नहीं करूँगी। अब आते हैं जो हम 3rd पॉइंट के ऊपर, क्षेत्रवाद के आधार पर राजनीतिक दलों का निर्माण होता है। फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज ऑन द बेसिस ऑफ रीजनलिज्म। क्षेत्रवाद के आधार पर आपको अगर 4th चैप्टर याद हो तो 4th चैप्टर में मैंने 4th या 5th में आई थिंक उभरती हुई प्रवृत्तियों में एक बात बताई थी, मैंने एक पॉइंट करवाया था, क्षेत्रवाद यानी क्षेत्र के आधार पर राजनीतिक दलों का बनना। जैसे कि सांप्रदायिकता के आधार पर राजनीतिक दल थे ना, ऐसे ही क्षेत्र के आधार पर। और उसमें मैंने बहुत सारे आपको उदाहरण भी दिए थे, जैसे तमिलनाडु में डीएमके बनी थी, एआईडीएमके बनी थी, आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम, तेलंगाना में तेलंगाना राष्ट्र समिति, ओडिशा में बीजू जनता दल, सिक्किम में सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, महाराष्ट्र में शिवसेना, असम की असम गण परिषद, पंजाब का अकाली दल, झारखंड राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा। ये सब क्षेत्रीय दलों की श्रेणी में आते हैं। और ये जो राजनीतिक दल हैं जो क्षेत्र के आधार पर बनते हैं, जिनका मेन मोटो ये होता है कि वो अपने क्षेत्र के विकास की बात करेंगे, अपने क्षेत्र के ही लोगों की बात करेंगे। कहीं ना कहीं नेशनैलिटी जो है वो एक पीछे छूट जाती है और क्षेत्र ज़्यादा उभर कर सामने आ जाता है। तो ये एक प्रवृत्ति, इस पहलू के, क्षेत्रवाद के पहलू के 2 पक्ष देखे जा सकते हैं। एक वो पक्ष है जिसमें ये लगता है कि हाँ शायद उस क्षेत्र के लोग
ऊपर केंद्र सत्ता तक अपनी बात नहीं पहुंचा रहे हैं, और राजनीतिक दलों के माध्यम से अगर वो अपनी बात, अपने विकास की बात अगर वो दल पहुंचा पाते हैं सरकार तक, तो ये क्षेत्रीय दल कहीं बुरे नहीं हैं, और इनका बहुत ही सफल एक इतिहास भी भारतीय राजनीति में देखा गया है। लेकिन अगर यही दूसरा पक्ष हम यहीं पर देखें तो बहुत सारी विभेदनकारी, विभाजनकारी नीतियां भी इस क्षेत्रवाद के आधार पर जो ये राजनीतिक दल खड़े हो गए हैं, इनके आधार पर हमने देखी है। इन्होंने देश को बांटने का भी काम किया है, और हमने बहुत ही कंट्रोवर्शियल ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ भी देखे हैं जो अपने उस राज्य को, उस क्षेत्र पे उस क्षेत्र को भारत से अलग करने की नीति को अपने राजनीति का महत्वपूर्ण, अपनी विचारधारा का, पॉलिटिकल पार्टी की विचारधारा का महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु मानती है। तो एक दूसरा पहलू है जो कि एक दोष को दिखाई देता है क्षेत्रवाद की वजह से। बाकी क्षेत्रवाद में जो है, हम 4th यूनिट पे क्षेत्रवाद एक कंप्लीट चैप्टर हम करने वाले हैं, तो वहाँ पर आप इसको और भी अच्छे से इस चैप्टर को समझोगे। अब हम आते हैं 4th पॉइंट पर, जिसमें है व्यक्तिगत पूजा, पर्सनैलिटी कल्ट, यानी कि भारतीय राजनीति की एक और महत्वपूर्ण विशेषता है कि नेताओं के नाम पर चुनाव लड़े जाते हैं। किसी जो पॉलिटिकल पार्टी है वास्तव में वो एक नेता की पार्टी बनकर हो जाती है। इंग्लैंड और अमेरिका जैसे जो विकसित देश हैं वहाँ पर भी इस चीज़ को देखा गया, वो भी व्यक्तिगत आकर्षण से नहीं बच पाए हैं। इंग्लैंड में तो चुनाव भी नेता के नाम पर ही लड़े जाते हैं। भारत में भी ये देखा गया कि कहीं ना कहीं जो व्यक्तित्व आकर्षण है, इंडिविजुअल पर्सनैलिटी अट्रैक्टिविज्म है, इस पे कहीं ना कहीं जो है भारत भी इन्फ्लुएंस रहा है। भारत की भोली भाली जनता पर व्यक्ति का जादू सिर चढ़कर बोलता है। स्वतंत्रता प्राप्त के बाद हमने देखा कि नेहरू जी का नाम, इंदिरा गांधी जी, शास्त्री जी, राजीव गांधी, ये राजनीतिक क्षेत्र में छाए रहे। इनके नाम पर कांग्रेस जीतती रही। ऐसे ही अगर जनसंघ की बात करें तो अब की बारी अटल बिहारी, 1999 का एक महत्वपूर्ण नारा था कि अटल बिहारी के नाम पर वोट मांगे गए। इसी तरह से अगर 2014 की बात करें तो नमो मंत्र, हर हर मोदी, घर घर मोदी जैसे नारे लगाए गए, जहां पर नरेंद्र मोदी को एक पर्सनालिटी कल्ट के तौर पर देखा जा सकता है। 2019 में भी ये देखा गया कि कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जो है उसमें पूरी पार्टी ने पूर्ण आस्था अपनी दिखाई और चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की। तो ये भी एक जो आकर्षण है भारतीय राजनीतिक दलों का एक महत्वपूर्ण पहलू देखा गया है। कहीं ना कहीं जो व्यक्ति पर्सनालिटी है वो भी इन दलों को बहुत अधिक प्रभावित करती है, आम जनता को बहुत अधिक प्रभावित करती है। फिर है एब्सेंस ऑफ क्लियर आइडियोलॉजी, सुस्पष्ट विचारधारा का अभाव। ये जब मैं 8 आपको नेशनल पार्टीज करवा रही थी और राज्य पार्टियां भी आप करेंगे, मैं आपको अंडरलाइन पेजेस भेजूंगी, AIADMK, DMK, ये सारी पार्टीज जो हैं, ये जो राजनीतिक दल हैं इनका आधार सुनिश्चित नहीं है। भारतीय राजनीतिक दलों में देखा गया विचारधारा, आदर्श, सिद्धांत, कार्यक्रम समय समय पर बदलते रहते हैं। देश की परिस्थितियाँ ज़्यादा मैटर करती है बजाय कि विचारधाराएं। एक CPI CPM को हम देख सकते हैं जो कि विचारधाराओं पर आधारित पार्टी, जो अपनी विचारधारा को बेसलाइन लेकर चलती है, लेकिन उस पार्टी का भी क्रिटिसिज्म किया जाता है कि वो वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को बदल नहीं पाई है। लेकिन फिर भी देखा जाए तो अन्य जो राजनीतिक दल हैं उनमें वो जिन सिद्धांतों को लेकर बने थे, जिस विचारधारा को लेकर बने थे, वो समय समय पर जो है भारत की ऐसी परिस्थितियाँ, चाहे वो ऐसा एक टाइम हो कि दंगों का दौर हो या कि ऐसा एक टाइम हो आर्थिक मंदी का दौर हो, तो उसको, या फिर एक ऐसा टाइम हो जिसमें भ्रष्टाचार का दौर हो, तो उन मौक़ों को भुनाया जाता है। भारत अगर बुरी परिस्थितियों में फंसा हुआ है तो उस इलेक्शंस में उन बुरी परिस्थितियों को भुनाया जाता है। वहाँ पर अपनी नैतिकता और सिद्धांतों को पार्टीज भूल जाती हैं, जिस आधार पर, जिन आदर्शों को लेकर वो बनाई गई थी, उन विचारधाराओं को भूल जाती है। और ऐसे में जो राजनीतिक दल हैं उनका स्वार्थ इतना हावी हो जाता है कि वो भारत की क्या परिस्थिति है, भारत की कितनी दयनीय स्थिति है, उसको भी छोड़ देते हैं और वो सिद्धांतहीन हो जाते हैं, विचारधाराओं का उनमें अभाव हो जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, ये हमारा 15वां पॉइंट था, एब्सेंस ऑफ क्लियर कट आइडियोलॉजी देखने को नहीं मिलती है। अब आते हैं राजनीतिक दलों के सिद्धांतहीन समझौते। सिद्धांतहीन समझौते इसलिए कहे जाएंगे कि जिस राजनीतिक दल का सिद्धांत है, उसकी जो विचारधारा है, कई बार वो अपनी विचारधारा को भी दांव पर लगाकर अपने विचारधारा की
ठीक विपक्ष की जो विचारधारा वाली पार्टी है उससे हाथ मिला देते हैं। तो ये है सिद्धांतहीन समझौते। ये सिर्फ अपने स्वार्थों के आधार पर होते हैं, जिनका एक ही होता है कि किसी ना किसी तरह से सत्ता का हिस्सा बना जाए। तो ये सिद्धांतहीन समझौते भारतीय राजनीतिक प्रणाली में देखे भी गए हैं। कई बार देखा गया है कि जो पार्टी सांप्रदायिकता के आधार पर नहीं होती है या किसी धर्म विशेष से को नहीं मानती, धर्मनिरपेक्ष पार्टी हैं, वो एक समय में जाकर जो है ऐसी पार्टी को अपना समर्थन दे देती है जो कि सांप्रदायिकता पर आधारित है। तो ये भी एक प्रवृत्ति देखने को मिलती है। 17वां जो पॉइंट है वो राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र का अभाव है। आंतरिक लोकतंत्र मतलब पार्टी के ही अंदर पार्टी के ही जो सदस्य हैं उनको खुलकर बात रखने की, खुलकर अपनी बात कहने की स्वतंत्रता नहीं मिलती। यानी कि वो जो है जैसे लोकतंत्र होता है, लोकतंत्र में सभी बात अपनी रख सकते हैं, अपनी अभिव्यक्ति कर सकते हैं, लेकिन राजनीतिक दलों में ये देखा गया है कि कोई एक व्यक्ति, कुछ लोगों का समूह ज़्यादा हावी होता है और वो पूरे देश के सदस्यों के लिए, उस पार्टी के सदस्यों के लिए अपने निर्णय लेता है और उस हाई कमान की बात जो है दूसरे जो छोटे सदस्य हैं जिनकी इतनी पैठ नहीं है पार्टी में, उनको मजबूरीवश माननी पड़ती है ये बातें। तो ये एक प्रवृत्ति भारतीय राजनीति में देखने को मिलती है। तो इस तरह से निष्कर्ष हम कर सकते हैं कि समकालीन अभी जो देखा जाए तो भारतीय दल व्यवस्था का विकास ठीक ढंग से नहीं हो रहा है। 1952 से लेकर अब तक भारत की जो दलीय प्रणाली है उसमें बहुत अधिक परिवर्तन आ गए हैं और ये कहना न्याय संगत है कि भारतीय दलीय व्यवस्था का स्वरूप अभी स्पष्ट नहीं है। अभी भी इसका विकास हो ही रहा है, लेकिन ये विकास अच्छे की तरफ है, बुरे की तरफ है। इस पर एक गहन मंथन करने की ज़रूरत है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।